जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 50। कल से हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात का टॉपिक शुरू किया था। आज भी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न से ही शुरू कर रहे हैं। यह रहा पहला प्रश्न। देखिए, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, ये टाइप मिस्टेक है, प्रत्येक होगा। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो ए की आय कितनी है? ये रहा ऑप्शन। देखिए, अगर आप आय से बचत को माइनस करते हैं तो व्यय आ जाएगा, खर्च है ना, होगा। तो देखिए, यहां पर आय का अनुपात व्यय का अनुपात दिया हुआ है और बचत भी दिया हुआ है, प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। तो आप मान लीजिए ए और बी का जो आय है वो 3x और 2x है, ठीक है। तो ए और बी का आय माना 3x और 2x है। अब देखिए, उनमें से प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, तो 3x ए का आय है, इसमें से बचत को माइनस करेंगे, 1000 रुपये बचाता है तो क्या आएगा, व्यय आ जाएगा। और व्यय का अनुपात दिया हुआ है ना 5:3, तो y और b का आय कितना है, 2x है, और ये भी कितना 1000 रुपये बचा लेता है, तो बराबर व्यय कितना है 5:3 है, तो 5/3। आय माइनस बचत बराबर व्यय आ गया। समझ में आया? अब क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेना है। तो 5 दूनी 10x माइनस 5 गुना 1000, 5000 बराबर 3 तिया 9x माइनस 3 गुना 1000, 3000। ठीक है। अब देखिए, 9x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस 9x तो 1x होगा, तो x बराबर, और ये माइनस 5000 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3000 और ये प्लस हो जाएगा ना 5000। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5000 में से 3000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। तो x का मान आ गया 2000। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि a की आय क्या है, तो आपने a का आय कितना माना है, 3x माना है, 3x। तो 3 गुना x का वैल्यू कितना आया, 2000, तो 2000 गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6000 रुपया ए का आय है। कहाँ है, हाँ ऑप्शन सी, 6000 रुपए। तो ए का आय कितना है, 6000 रुपए। समझ में आया? इस तरह से करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक कॉलेज में 3 बैच में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 में बदल जाता है। बढ़ने से पहले तीनों बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप मान लीजिए 3 बैच में विद्यार्थियों की संख्या है 2x, 3x और 5x। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बैच में 20 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो क्या होगा, 2x प्लस 20 हो जाएगा, इसी तरह 3x प्लस 20 होगा और 5x प्लस 20 होगा। ठीक है। तो अनुपात 4:5:7 में बदल जाता है, 4:5:7 में बदल जाता है। अब देखिए, किसी भी दो को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये दो ले लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, या फिर आप इस दो को लेके x का मान निकाल सकते हैं, बात वही होगा, x का मान सेम ही आएगा। तो देखिए, मैं इसको लेके कर रहा हूं, इन दोनों को लेके कर रहा हूं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12x प्लस 80 बराबर ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 20 पंजे 100। ठीक है। अब देखिए, 10x इधर आएगा
तो माइनस हो जाएगा, तो 12x माइनस 10x 2x हो जाएगा, बराबर ये 80 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 80 20 होगा। तो x बराबर कितना होगा, ये कटेगा, 2 2 से 20, तो x बराबर 10 आ गया, x का मान 10 है। ठीक है, और अगर आप इस दोनों को लेके करते हैं तो भी x का मान 10 ही आना है। देख लीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 पचे 25x प्लस 5 बीस जा 100 बराबर 7 3 21x प्लस 20 गुना 7, ये हो जाएगा आपका 140। अब देखिए 21x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 25x माइनस 21x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस 100, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 4 10 40, तो x का मान 10 ही आया। तो आप किसी भी दो को लेके कर सकते हैं, समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बोला है बढ़ने से पहले तीनों बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 2x 3x और 5x जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 10x हो जाएगा, और x का मान कितना आया, 10 आया, तो 10 गुना 10 100। तो बढ़ने से पहले तीनों बैच में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए अंश और हर दोनों में 7 की वृद्धि के बाद एक भिन्न 3/4 में बदल जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकेंड, ट्राई कीजिए, आसान है। आपको ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन उठाना है और अंश और हर में 7 जोड़ के देखना है क्या भिन्न 3/4 हो रहा है। तो जिस भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। तो एक एक करके चेक कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ए को लेते हैं तो क्या है, 5/12 है। 5 क्या है, अंश है, और 12 हर है। तो आपको अंश और हर में 7 जोड़ लेना था। तो जोड़ेंगे तो अंश कितना होगा, 5 + 7 12 हो जाएगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। 3/4 कहाँ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसी तरह बी को चेक करना है आपको। बी में क्या है, 7/9 है। तो 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 14, और 9 और 7 16 है। 2 7 14, 2 8 16, तो ये 7/8 हुआ। 3/4 कहाँ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 2/5 है। 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। 2 + 7 9, और 5 और 7 12, काटिए, 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4, और देखिए हो गया 3/4। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, 2/5। तो मूल भिन्न कितना है, 2/5 है। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए यदि माया और छाया की आयु का अनुपात वर्तमान में 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 9:8 हो जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकेंड, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 30 वर्ष वो करेक्ट है। तो देखिए ये माया है और ये छाया है। माया और छाया की आयु का वर्तमान अनुपात 6:5 है। तो आप मान लीजिए माया की आयु 6x है और छाया की 5x। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात बदलकर 9:8 हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद आयु क्या होगा? 15 वर्ष और जुड़ जाएगा तो 6x प्लस 15 बाई 5x प्लस 15 होगा। माया की आयु में भी 15 वर्ष की वृद्धि होगी और छाया की आयु में भी 15 वर्ष की वृद्धि होगी। बराबर अनुपात क्या हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। तो 9/8। अब क्रॉस गुना कर देना है। तो 8 6 48x प्लस 15 गुना 8 120 बराबर 5 9 45x प्लस 15 गुना 9 135। अब देखिए 45x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 48x माइनस 45x तो 3x हो जाएगा बराबर 135 है और ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 135 माइनस 120 तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर क्या होगा? 3 5 15 तो x बराबर 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब पूछा है माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माया की आयु क्या माने हैं? 6x। 6 गुना x का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तो रख दीजिए। तो 6 5 30 वर्ष। इसलिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? और अगर पूछता छाया की वर्तमान आयु क्या होगा तो 5x है। तो 5 गुना x का वैल्यू 5 है तो 5 5 25 वर्ष होता। ठीक, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 2500 रुपए की धनराशि को एक्स वाई और जेड में 1/2:3/4:5/6 के अनुपात में बांटा जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? यह रहा ऑप्शन। यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। आपके पास है 30 सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ₹2500 की धनराशि को एक्स वाई और जेड में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात में बांटा जाता है। अब देखिए ये जो अनुपात है फ्रैक्शन में है तो पहले आपको पूर्ण संख्या में इसको बदलना पड़ेगा। और पूर्ण संख्या में कैसे बदला जाता है कल सारा कुछ समझा गया है तो बन जाना चाहिए। कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 400 रुपए। तो देखिए फ्रैक्शन में है अनुपात, इसको पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। और इस 12 का गुना सब में करना है तो 1/2 गुना 12 अनुपात 3/4 गुना 12 अनुपात
5/6 गुना 12, काटिए, 2 6 12, 4 3 12 और 6 2 12। तो 6 कम 6 अनुपात 3 3 9 अनुपात 5 दूनी 10। तो पूर्ण संख्या में हो गया। जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 10 और 9 19 और 6 25। अब देखिए, ये 10 जो है अधिकतम है और 6 न्यूनतम है। 6 न्यूनतम है और 10 अधिकतम है। और इन दोनों के बीच अंतर क्या है? 10 माइनस 6, तो 4 का अंतर है ना। अब आपसे पूछा है अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? तो 2500 रुपए की धनराशि को बांटा जाता है और अंतर अधिकतम और न्यूनतम में 4 है और टोटल कितना है? 25 है। 25 काटिए, तो 4 गुना 100 400। इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? 400 रुपए का। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? यह रहा ऑप्शन। और देखिए, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंट है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। तो आप मान लीजिए जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है 100 का है। अब 6 प्रश्न पत्र में बैठता है तो टोटल कितने का होगा? प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 का है और 6 प्रश्न पत्र में बैठता है तो 600 का होगा टोटल एग्जाम। ठीक है, अब कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 3, वो करेक्ट है। तो देखिए, टोटल 600 नंबर का एग्जाम है। अब कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए तो कितना मार्क्स मिला? 60% ऑफ 600 होगा। टोटल 600 का एग्जाम है और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए तो 600 गुना 60/100 होगा। 0 0 कटेगा, 6 6 36, तो 360 टोटल उसको मार्क्स मिला। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। तो टोटल कितना हो रहा है? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5, तो ये टोटल हो जाएगा 45। और इधर टोटल मार्क्स इसका 360 है, मतलब 45 इक्वल है 360 के। तो एक इक्वल होगा 360/45 के। ये कटेगा 8 बार में। ठीक है, तो 8 का गुना सब में कर दीजिए। अब गुना 8 गुना 8 गुना 8 और ये गुना 8। तो देखिए 8 5 40
8 6 48, 8 7 56, 8 8 है 64, 8 9 72, 8 10 80। अब पूछा है उसने कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए ये 40, 48 और 56 60 से कम है ना, और ये क्या है 64, 72 और 80 60 से अधिक है। तो कितने प्रश्न पत्र में 60 से कम मतलब 60% से कम अंक प्राप्त किए? 1, 2 और 3, 3 प्रश्न पत्र में उसने 60% से कम अंक प्राप्त किए, इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर 3। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए एक धनराशि ए, बी और सी के बीच में P/Q/R के अनुपात में वितरित की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कथन में है यदि P Q प्लस R से अधिक हो तो A को अधिकतम अंश मिलेगा, और कथन 2 में है यदि R P प्लस Q से कम हो तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह रहा ऑप्शन। देखिए यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, कथन आधारित प्रश्न है, स्टेटमेंट बेस्ड। देखिए एक धनराशि ए, बी और सी के बीच में P/Q/R के अनुपात में वितरित की गई। ठीक है, एक नंबर कथन में है यदि P Q प्लस R से अधिक हो, P ग्रेटर देन Q प्लस R, तो A को अधिकतम अंश मिलेगा। P जो है Q प्लस R से अधिक है, तो मतलब P जो है Q से भी अधिक होगा, Q से भी ज्यादा होगा, और P R से भी ज्यादा होगा। अब P अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है A को भी ज्यादा ही मिलेगा, अधिकतम अंश ही मिलेगा, मतलब एक नंबर कथन सही है। समझ में आया? उदाहरण से समझिए। P, Q और R। कथन 1 में है कि यदि P Q प्लस R से अधिक हो, तो P जो है Q और R से अधिक है, तो आपको कुछ ऐसा मानना है P को जो अधिक हो Q और R से। तो आप मान लीजिए P जो है 5 है, तो Q 3 मान लीजिए और R को 1 मान लीजिए। P Q प्लस R से अधिक है, मतलब 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 प्लस 1 होगा, यही ना होगा? Q और R से अधिक है, तो मतलब 5 ग्रेटर देन 3 प्लस 1 4। 5 जो है 4 से अधिक है, जो कि है भी, दिख भी रहा है, सामने है। और 5 जो है 3 से भी अधिक है ना, दिख रहा है तो। और 5 1 से भी बड़ा है, अधिक है, सामने है जो है। तो अगर P अधिक है, P 5 है, ये अधिक है, तो A को भी अधिक ही तो मिलेगा, अधिकतम अंश। इसलिए कथन 1 सही है। समझे? अरे भाई P आपने 5 माना है, Q 3 है और R 1 है, तो देखिए A को 5 रुपए मिल रहा है, B को 3 रुपए मिल रहा है, C को 1 रुपए मिल रहा है, तो A को सबसे ज्यादा मिल रहा है ना, अधिकतम अंश। समझ में आया? तो चलिए अब 2 नंबर कथन को चेक करते हैं। तो 1 नंबर कथन सही है। 2 नंबर कथन में है कि यदि R P प्लस Q से कम हो तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। R जो है P प्लस Q से कम है, मतलब R लेस देन P प्लस Q है, तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। अब देखिए यहां से आप निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि R P से छोटा है और R Q से छोटा है। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, मतलब 2 नंबर कथन गलत है। इसको भी उदाहरण से समझिए। P, Q और R, अब बोल रखा है कि R जो है P प्लस Q से कम है, तो आपको R को छोटा ही कुछ मानना है। R को आप 2 मान लीजिए, P को 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए।
तो आर जो है आर लेस देन पी प्लस क्यू है, मतलब 2 जो है लेस देन 1 प्लस 3 होगा। 2 लेस देन 1 प्लस 3 4। 2 छोटा है ना 4 से, सही है, लेकिन 2 क्या 1 से छोटा है? नहीं है, बड़ा है, तो ये गलत हो गया। वही तो बोला कि निश्चित रूप से नहीं कह सकते। समझ में आया? इसलिए 2 नंबर कथन गलत है। या फिर आप ऐसे भी समझिए, ये ए है, बी है और सी है। बोल रहा है कि सी को न्यूनतम अंश मिलेगा। अब देखिए, सी को 2 रुपए मिल रहा है, ए को 1 रुपया मिल रहा है, न्यूनतम तो ए को मिल रहा है, दो सी को कहां से मिल रहा है? तो गलत है ना 2 नंबर कथन। सी को न्यूनतम अंश नहीं मिल रहा है, दिख रहा है तो सामने है। तो 2 नंबर कथन गलत है, 1 नंबर सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति एक्स कुछ कलम 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की दुगनी, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी हो, तो एक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम संख्या हो? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। देखिए, ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की दुगनी, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी। अब देखिए, ए के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 4 5 और 6 का एलसीएम 60 है। 60 से भाग देंगे तो समानुपाती पता चल जाएगा। अब देखिए, कटेगा 2 30 60, 3 20 60, 4 15 60, 5 12 60 और 6 10 60। तो a बाई 60 बराबर, b बाई 30 बराबर, c बाई 20 बराबर, d बाई 15 बराबर, e बाई 12 बराबर, f बाई 10। अब बोला है कि x को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम संख्या हो? सम संख्या बोला है। अब देखिए, d को 15 कलम मिल रहा है और 15 क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा और 30 क्या है? सम संख्या है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 प्लस 30 2 60 प्लस 20 2 40 प्लस 15 2 30 प्लस 12 2 24 प्लस 10 2 20। टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 294। ऑप्शन सी 294। तो एक्स को न्यूनतम 294 कलम खरीदनी चाहिए ताकि हर एक को सम संख्या में कलम मिले। समझ में आया? इस तरह से करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, मनीषा की आयु क्या है? कथन 1 में है, मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है और कथन 2 में है, 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां का आयु 3:5 के अनुपात में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के बारे में सही है? ऑप्शन ए में है, केवल कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बी में है,
केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन सी में है कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और ऑप्शन डी है कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूपीएससी 2022 का प्रश्न है, डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न है, और डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ में ढेर सारा कराया गया था। तो जो लोग कंटिन्यू क्लास में हैं वो तो प्रश्न देख के ही समझ गए होंगे कि डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। तो देखिए, मान लीजिए मनीषा की आयु है x वर्ष और उसकी मां की आयु है y वर्ष, ये हमने माना। अब कथन 1 में क्या है, मनीषा अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है, तो x प्लस 24 बराबर y होगा। अब देखिए, यहां से आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब कथन 2 को चेक कीजिए, बोल रहा है 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी मां का आयु 3:5 के अनुपात में होगा। तो मनीषा का आयु x है, 5 वर्ष बाद तो +5 हो जाएगा, और उसकी मां का आयु y है, तो 5 वर्ष बाद +5 होगा, बराबर क्या होगा, 3:5 के अनुपात में होगी, तो 3/5। तो देखिए, आप अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहां से भी आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? क्रॉस गुना करेंगे x का वैल्यू निकलेगा? इतना देर तो कराया, शुरू से इस तरह का प्रश्न नहीं निकलेगा ना। तो कथन 2 भी जो है वो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब अगर आप कथन 1 और कथन 2 को मिलाते हैं तो x का मान और y का मान आप दोनों निकाल सकते हैं। वैसे आपको निकालने का जरूरत नहीं है, इस तरह के प्रश्न में बस यही फायदा है कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो x का और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कथन 1 और 2 को एक साथ प्रयोग करने से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? जो लोग डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ में करे होंगे वो समझ पा रहे होंगे। इस तरह का प्रश्न में बस यही फायदा है कि सब कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो लोग नहीं किए हैं जाके देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना समझाया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और अगर किसी को कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहेगा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।